इसलिए थोड़ी जल्दी मैंने की, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, इनके साथ मेरा पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर J4E। ये दोनों ने मिलकर सिनर्जी समिट 2025 इसका जो आयोजन किया है, जिसका मैं छोटे देहात से हूँ इसलिए आसान शब्दों में बोलता हूँ। मुझे लगता है कि आसान शब्दों में बोलने के बाद ही समझ में आता है, बाकी हाँ ऐसा होता है। तो आसान शब्दों में जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट को ढूंढा है और उस प्रोडक्ट को जो मार्केट में लाना चाहते हैं, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो सिनर्जी समिट नाम से आज यहाँ हो रहा है। उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर कई महानुभाव उपस्थित है। स्वयं इस विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री PD पाटिल। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बड़े कर्तृत्ववान होते हैं लेकिन घमंडी होते हैं। अभी तो दुनिया में इसकी आवश्यकता ही बनी है कि कर्तृत्व के साथ नम्रता बहुत मुश्किल है। कर्तृत्व है तो एटीट्यूड होना ही चाहिए। तो PD पाटिल एक ऐसा व्यक्तिमत्व मुझे ध्यान में आता है कि वो कर्तृत्ववान भी है, बहुत नम्र है। तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन जिनमें है। मंच पर हमारे पुराने मित्र, आयु से बड़े हैं लेकिन पुराने मित्र, जब वो शिवाजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो मेरा उनका बहुत मिलना होता था। आज अभी के दिनों में बार बार मिलना हो रहा है, लेकिन अभी बहुत गैप के बाद मिले प्रोफेसर डॉक्टर NJ पवार। जैसे गवर्नमेंट में IAS रिटायर होने के बाद उसको IAS से भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, वैसे आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के कारण गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर करके रिटायर होता है उसके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है। ऐसे DY पाटिल में जो वाइस चांसलर बने NJ पवार, इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और या चांसलर नहीं, चांसलर तो PD जी की आपकी माँ है। वाइस चांसलर मिसेस स्मिता जादव जी, मंच पर उपस्थित विशाल मेथी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कल्पना यहाँ इंट्रोड्यूस की है, जो J4E के फाउंडर भी है। फिर मंच पर डॉक्टर JS भवालकर, डॉक्टर संजीव चतुर्वेदी, श्री डॉक्टर सचिन वेर्नेकर। मेरा अभी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डेस्टिनेशन, और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम चलाते हैं जिसका अभी रिलेवेंस नहीं है। इन्हें सीनियर सिटीजन्स का एक रिसोर्ट हमने डेवलप किया। इट्स फ्री रिसोर्ट, नाम से आता है कि फिर इसका पैकेज 50,000 होगा, तो इट्स फ्री और बहुत लोग सीनियर सिटीजन एंजॉय करते हैं। उसकी भी वो फाउंडर है। ऐसे अमृता देवगांवकर जी, मंच पर विराजमान सभी मान्यवर। बहुत बार मन से ज़्यादा मान्यवर सामने बैठे होते हैं, क्योंकि उनको आज ऊपर कोई रोल नहीं होता, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा मान्यवर है। ऐसे सामने बैठे हुए सभी मान्यवर और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट भी दुनिया में बेचा जाए। ऐसी बड़ी एम्बिशन रखने वाले सारे यंग बंधु और बहनों, मेरी सुविधा ये रहती है कि मेरे पहले कई लोग भाषण करते हैं, तो मेरा भाषण बहुत छोटा हो सकता है कि मेरे पहले जिन्होंने जो जो बोला वही मुझे बोलना था। इसको संस्कृत में मम कहते हैं। तो मैं मम कहने के बाद मेरा भाषण समाप्त हो सकता है, लेकिन फिर PD पाटिल जी मुझे बाद में बुलाएंगे नहीं, वो बोलेंगे आप भाषण नहीं करते। इसलिए इसके हटकर, इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो मुझे लगती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कंसेप्ट जो है स्टार्टअप, संजोग से 30 साल पहले मैं जब ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था, तो अब हमारी एक कार्यकर्ती जो IAS बनी बाद में, बहुत लीडिंग IAS है, अपने देश अविकसित देशों के लिए खूब काम करता है
अविकसित देश का टैक्स फॉर्मेशन की वो इंचार्ज है, पुणे से है। तो उन्होंने 30 साल पहले एबीवीपी के एक्टिविस्ट के नाते इस कल्पना को इंट्रोड्यूस किया, जिसको नाम है डीपेक्स। आज भी चला है, इस साल पुणे में है, हर साल वो नए जगह निर्माण होता है। कंसेप्ट क्या थी, बहुत बेसिक थी। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में पढ़ते वक्त जो वर्किंग मॉडल करना होता है, उस वर्किंग मॉडल की कंपटीशन, फिनिश। मुझे याद है संगीता ने जब सांगली में शुरू किया तो 20 मॉडल है। आज रोकना पड़ता है, इतनी बड़ी संख्या में मॉडल्स आते हैं। बाद में जो स्टार्टअप कल्पना मोदी जी ने शुरू की, उसका अगला पग, नेक्स्ट स्टेप शुरू की गई। सृजन नाम से एक ट्रस्ट बना कि जो अच्छे मॉडल को फाइनेंस करेगा, अच्छे मॉडल को मार्केट में लाएगा, ऐसा सृजन फॉर्म हुआ। इसी कल्पना को, क्योंकि आवश्यक है कि नए नए संशोधन हो, वो मार्केट में आ जाए, उसको सपोर्ट मिले। तो 14 में जब माननीय मोदी जी पंतप्रधान बने तो सारा अपने, अभी 2-3 दिन का उनका फॉरेन टूर था, आप टीवी पर देख ही रहे कि एक व्यक्ति अपने विल पावर के सहारे पूरे देश का चेहरा बदल सकता है। दिस इज नॉट प्लेटफॉर्म ऑफ बीजेपी, आई नो, लेकिन रियलिटी इज रियलिटी। तो उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते एक एक कल्पना को खोलना शुरू किया है। पहले 5 साल में उन्होंने क्या किया कि जो लोगों की जो बेसिक नीड्स है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, घर में टॉयलेट नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए कोई एक कल्पना ही नहीं कर सकता ना, अपने घर में टॉयलेट नहीं और बाहर कॉमन टॉयलेट में जाना है। लेकिन उनको 11 करोड़ घरों में इंडिपेंडेंट टॉयलेट बनाना पड़ा, इसका अर्थ नहीं था। तो 14 से 19 उन्होंने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया कि इस देश का आदमी जहां है वैसे एक स्टेप ऊपर आ जाए। फिर 19 से 24 में, 14 से 19 में शुरुआत की, 19 में 24 में उन्होंने इस पर बल दिया है जो आप सब सामने बैठे हैं कि देश दुनिया में 10वें से 5वें नंबर पर आया, अब उसको 3रे नंबर पर लेकर जाना है। और फाइनली 2047 जब देश की आजादी को 100 साल पूरे हो गए तो उसको नंबर 1 पर लेकर जाना है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये खेती से तो होगा, लेकिन इसमें बिजनेस को बढ़ावा देना पड़ेगा, इनोवेशन को, संशोधन को बढ़ावा देना पड़ेगा। दुनिया अमीर कैसी बनी? तो दुनिया ने संशोधन किया, प्रोडक्ट ढूंढकर पेटेंट प्राप्त किया। पेटेंट यानी क्या? ये मेरा है, आपको यूज करना है, रॉयल्टी दो। तो दुनिया ने नई नई चीजें ढूंढी, पेटेंट प्राप्त करके खिस्से में रखा और कहा निकालने के लिए पैसा दो, और रॉयल्टी पर 100 साल जीते रहे। वही प्रोडक्ट यूज 100 साल के बाद करना है ना, रॉयल्टी दो। अपना देश हमेशा हर बात को इंपोर्ट करता रहा, इन्वेंशन को, संशोधन को हमने प्रोत्साहन नहीं दिया, और हर रोज दुनिया के हर देश को रॉयल्टी देते रहे। मोदी जी ने यह तय किया कि हमारे देश में बुद्धिमत्ता है, तो इनोवेशन पर, संशोधन पर हम पैसा लगाएंगे। संशोधन से निकली हुई चीज को मार्केट में लाने के लिए स्टार्टअप एंड स्टैंडअप, स्टैंडअप नाम की भी कल्पना है, जो पिछड़ी जातियों में रहे और उनकी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस में नहीं है। मोदी जी ने कहा कि आई एम योर सपोर्टर, तो वो एक स्टैंडअप है, आप जो कर रहे हो स्टार्टअप है। तो मोदी जी ने कहा है कि तू अपने को अमीर बनना है तो अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने बेचना पड़ेगा। लाइन लगी, क्योंकि बुद्धिमत्ता तो है, प्रोत्साहन चाहिए था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, जिसके लिए अभी मेरे पास समय नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारा लाया। इसके बाद कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से लेकर कोई भी स्टडी ऐसी नहीं होगी कि जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज की जोड़ न हो। पॉलिटेक्निक के हर स्टूडेंट को सप्ताह में एक बार इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसमें क्या है, जो थियरी में कभी भी ध्यान में नहीं आता। तो उसमें मैं नहीं जाता, वो बड़ा विषय है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया, संशोधन को बढ़ावा दिया। अब करते 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 करते
एक ही उदाहरण देना है तो अपने देश की सिक्योरिटी सुरक्षा यानी प्रामुख्याने बॉर्डर सुरक्षा में एक स्क्रू भी हम नहीं बना रहे थे। इंपोर्ट एंड इंपोर्ट। इस साल अपने देश ने अपनी सुरक्षा की रिक्वायरमेंट को पूरे करते हुए 84,000 करोड़ का इसमें एक्सपोर्ट किया। तो यह प्रयत्न चल रहा है। इस प्रयत्न में आखिर में 2-3 चीजों का आह्वान करते हुए, अपील करते हुए मेरा भाषण समाप्त करूंगा। जब ये करते हैं तो उसमें शुरू से ही कुछ बातों का हमने निर्णय नहीं किया तो मुझे लगता है कि दिक्कत हो सकती है। फर्स्टली, पैसा सब में है, लेकिन पैसा इस देश की आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर संशोधन करके उस प्रोडक्ट में पैसा कमाया तो दोनों चीजें होती, पैसा भी मिलेगा, देश की आवश्यकता भी पूरा करके। एग्जाम्पल है अपने जिन्होंने वैक्सीन कोविड पर ढूंढा, साइरस पूनावाला ने अब तक 10 वैक्सीन को ढूंढा, पूरे दुनिया उसको यूज करती है और पेटेंट रॉयल्टी पैसा दो। एक कोविड के वैक्सीन से पूनावाला ने कितना पैसा कमाया? पैसा भी कमाया और दुनिया की आवश्यकता को पूर्ण किया। वो यदि न ढूंढते तो भारत जैसे 142 करोड़ देश को दुनिया के सामने वैक्सीन की भीख मांगनी पड़ती। अभी उन्होंने एक वैक्सीन ढूंढा जो महिलाओं के कैंसर पर है, सिद्ध हुआ, दुनिया ने माना, दुनिया ने यूज करना शुरू किया। महिलाओं को 2 प्रकार के कैंसर कॉमनली होते हैं, ब्रेस्ट का और यूट्रस का, उस पर उन्होंने वैक्सीन ढूंढा जो शादी के पहले 6 महीने देने के बाद उसको ये दोनों कैंसर नहीं हो गए, दुनिया ने माना। पैसा भी, रॉयल्टी और लोकोपयोगी, दुनिया को एक दूसरे से उन्होंने एक बड़ी गिफ्ट दी। परसों पॉलिटिशियन में जब मैंने कहा ना कि आपको जेलसी लगे कि ऐसे लोगों का सम्मान भी हमारे हाथों से होता है, तो उनको एक पुरस्कार मिला, मेरे हाथों से वो पुरस्कार देना था। थोड़े बीमार है तो काठी लेकर चल रहे थे, तो मैंने कहा कि सायरा जी अब आपने पोलियो पर वैक्सीन ढूंढा, आपने टीबी पर ढूंढा, आपने सबसे महत्व की बात कोविड पर ढूंढा, अभी आपने कैंसर पर भी ढूंढा, अब एक वैक्सीन और ढूंढो। बोले क्या है? एक वैक्सीन ऐसा ढूंढो वो लगाने के बाद 200 साल जी पाएंगे। तो पहला तो हम आपको ही लगाएंगे कि आपके जैसे लोग चाहिए। स्टेज पर रिनाउंड साइंटिस्ट माशेलकर थे कि जिनको अभी 51वीं फेलोशिप या डिलीट मिली, जिससे वो दुनिया के फर्स्ट पर्सन हुए। माशेलकर इज फ्रॉम पुणे, इज फ्रॉम इंडिया, कि जो जिनको इतनी डिलीट मिली ऐसे फर्स्ट पर्सन। तो मैंने कहा कि 2 ही बनाओ, बाकी लोगों को मत दो, एक आप लो और एक माशेलकर को लगाओ। जिस माशेलकर ने हल्दी का पेटेंट प्राप्त कर लिया, दुनिया में झगड़ा किया, अब हल्दी का उपयोग भारत को रॉयल्टी देने के बिना नहीं हो सकता। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि संशोधन और उससे प्रोडक्ट ऐसा लाइए कि जिसमें पैसा भी है और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। जैसे पानी पीने के बिना कोई रह सकता है? रह ही नहीं सकता। शुद्ध पानी कैसा मिलेगा? इसके लिए कुछ ढूंढो। अभी जो बीमारी आई है, पुणे में ज्यादा प्रमाण पे है, वो सारी पानी के कारण है और एक पेशेंट को 10 लाख रुपए लग रहा है, 10 लाख रुपए। तो उस पानी में कौन सा बैक्टीरिया इंसर्ट हुआ है, उस पर क्या प्रोसेस करने से पानी शुद्ध होगा, ये संशोधन करिए, पैसा भी मिलेगा और लोगों की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि कितना कमाना। स्मॉल इज ब्यूटी, स्मॉल इज ब्यूटी नाम का किताब पढ़ा है ना आपने? पढ़ो, आज शाम को जाकर पढ़ो। तो स्मॉल इज ब्यूटी, इसका भी थोड़ा विचार करो कि कमाते कमाते, भाई ऐसा है कि धीरू भाई अंबानी इस देश के, बाद में अभी अडानी वगैरह है, इस देश का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट धीरू भाई अंबानी,
माना जाता है, तब से इस देश को बड़े साइज देखने की आदत लगी। धीरूभाई अंबानी एक विमान, एक एरोप्लेन नहीं बना पाए कि जिससे वो साथ में पैसा लेकर गए क्या? अपने शरीर पर का शर्ट भी लेकर नहीं गए, क्योंकि हिंदू धर्म में पद्धति यह है, मानना यह है कि जलाते वक्त एक दोरा, एक थ्रेड भी शरीर पर नहीं होना चाहिए। तो चिता पर रखने के पहले देखा जाता है कि शरीर पर कुछ नहीं है ना, जैसा आया वैसा ही जा रहा है ना। ऐसा नहीं हुआ तो माना जाता है, मानना कि नहीं माना, अभी वो आप डुबकी लगाने जाते हैं तो ये भी मानो, तो माना जाता है यदि शरीर पर एक थ्रेड भी रहा और जलाया गया तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो वो कुछ लेकर नहीं गए, आप थोड़े लेकर जाने वाले हो। तो नेक्स्ट जो मेरा लास्ट पॉइंट है, तो कमाओ बहुत, दुनिया से सबसे ज्यादा कमाओ, अपने लिए कम रखो, खर्चा करो लोगों के लिए। CSR आपको कंपल्शन होना नहीं चाहिए, और ओन तय करो कि मेरे प्रॉपर्टी का फलाना परसेंटेज ये मेरा नहीं है, ये दुनिया की आवश्यकता लेकर। मंदिर कंसेप्ट क्या है? मंदिर की जो बॉक्स रहती है पैसा डालने की, वो क्या है? वो पुराने जमाने में CSR नहीं था, तो दैट बॉक्स इज CSR। उसमें डालो तो स्कूल बनेंगे, उसमें डालो तो स्कॉलरशिप बनेंगे। तो वही मंदिर की कल्पना, बक्से की कल्पना, दक्षिणा की कल्पना, दान की कल्पना CSR है। वो 5000 सालों से हमारे पास मंदिर एक बक्सा जितना हो सके, और बक्सा क्यों? किसी को पता ना चले कितना डाला। इस हाथ का मालूम नहीं होना चाहिए, मैंने 5 लाख दिए, वो बक्से पर एक चिट्ठी नहीं चिपकाई जाती। तो अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, उस अच्छे प्रोडक्ट के पेटेंट प्राप्त करो, उस पेटेंट से रॉयल्टी प्राप्त करो, रॉयल्टी में से तो बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देश में जाएगा, तो देश भी अमीर बनेगा, आप भी अमीर बनेंगे। तब जाकर 2030 में जो हम सपना देख रहे हैं उसके ओर दौड़ रहे हैं, अभी शायद उसके पहले भी होगा, ऐसा लग रहा है कि हम अभी तीसरे नंबर पर आएंगे, जर्मनी और जापान को पीछे ढकेलेंगे, ये लगभग स्पष्ट हुआ। आखिरी की लड़ाई बहुत कठिन है, तीसरे से दूसरे पर जाना, यानी चाइना को ढकेलना, दूसरे से 1 नंबर पर जाना, अमेरिका को ढकेलना। वो जिनके पास आने वाले 50 साल, आजकल साइंस के डेवलपमेंट के कारण 80 के नीचे कोई जाता ही नहीं ना, तो 20, 22, 25 वालों को 50 साल है, तो 50 साल है, 2047 आप देखने वाले, हम देखेंगे कि नहीं मालूम नहीं। हमारे साइरस ने वो वैक्सीन मुझे दिया तो हो सकता है, हाँ। तो आप है 2047 देखने वाले कि जिन्होंने 20-25 साल पगला होकर काम करने पड़ा, जो अभी शाहरुख खान ने बताया और हमारे भाभी ने बताया कि पगला होकर काम करना पड़ेगा, और पगला होकर काम करना पड़ेगा। पैसा अपने लिए कम, मुझे 10 साल से मैं मिनिस्टर हूँ और महाराष्ट्र के अब 1-2 डिपार्टमेंट ही रहे, बाकी सारे पोर्टफोलियो मेरे पास आकर गए। तो 14 में जो मेरा शर्ट का कलर था, जो मेरा पैंट का कलर था, जो मेरी शर्ट की क्वालिटी थी, वो मेरे पैंट की क्वालिटी थी, मेरे जूते की क्वालिटी, उसको मैंने नहीं बदला, लेकिन काम तो खूब किया। लेकिन मैंने निर्णय किया कि आदमी को मुझे कभी भी ध्यान में नहीं आता कि ये बड़े बड़े लोग जो है, मैं देखना चाहता हूँ उनके रसोई में जाकर उनका चावल कोई अलग है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 रुपये किलो वाला खाते होंगे, वो 140 वाले खाते होंगे। सोने का चावल नहीं खाते। दीदी खाते हैं क्या सोने का चावल? हाँ, तो अपने जैसे ही चावल खाते हैं। तो व्यक्ति को जीने के लिए नॉर्मल मैन को जितना लगता है उतना थोड़ा क्वालिटी अच्छी हो, इसलिए ज़्यादा होटल में खाना है, 5 स्टार होटल में खाना है, हम टपरी पे खड़े रहकर 10 रुपये की चाय पियेंगे, 500 रुपये पियेंगे, बस 500 से आगे वाली चाय कहाँ मिलती है? तो चलो अमेरिका में जाएंगे, 1000 वाली चाय पियेंगे, उसके आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। आखिरी में उसके बारे में 2 छोटी छोटी कथाएं बताकर मैं भाषण समाप्त करता हूँ। दोनों एंगल है, तो दोनों कथाएं मेरी 2 एंगल की। एक बार
आप जैसा एक व्यक्ति गांव में गया, तो गांव में पेड़ के नीचे एक व्यक्ति आराम से लेटा था, और इतने आराम से ये शहर से जाने वाला आपको बहुत जेलस से लगे कि आराम से हम दौड़ रहे हैं, आराम से करो। और बीड़ी एक के बाद बीड़ी पी रहा था। तो आपने पूछा, यार ऐसे कैसे पड़े हो? तो बोले मैं क्या करूं? तो काम करो। काम करने से क्या होने वाला है? पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने के बाद क्या हो रहा है? तो आपकी शादी होगी। शादी होने से क्या होगा? आपको बच्चे हो गए तो क्या होगा? अरे भाई जिंदगी में आखिरी में आराम से जियोगे। अभी मैं वही कर रहा हूं। आप इतनी झंझट बता रहे हो, ये आखिरी में एट द एज ऑफ 60 आराम से मैं अभी आराम से जी रहा हूं। एक एंगल ऑफ थिंकिंग। दूसरा, एक बस स्टॉप पर एक आदमी चेन स्मोकर एक के बाद सिगार पी रहा था। तो मैं गया, मैंने कहा कितनी सिगार पीते हो? तो उन्होंने कहा कि दिन में 10 पैकेट होते हैं। अरे बाप, कितने साल से पी रहे हो? तो उन्होंने बताया 25 साल से पी रहे हो। तो उसने कागज पे निकाला कि 25 साल में इतने पैसे कितने होते हैं, और उन्हें कैलकुलेट करके बताया कि भाई 25 साल आप सिगार नहीं पीते तो ये सामने वाला बंगला आपका होता। मेरा ही है बोले। सिगार पीने वाले ने कहा कि सॉरी मेरा ही वो बंगला। तो दोनों एंगल है, खूब कमाओ भी, खूब न कमाओ भी। इसका बैलेंस जिसको आता है वो बहुत आराम से जीता है। थैंक यू। Please give a big resounding sound of applause for that incredible speech.